हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 8 अर्बन लाइवलीहुड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सिविक्स का जो 8 चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। दिस इज द सिटी where my cousins lives. I have been here only a few times. It is very big. Once when I come here, my cousins took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. The vendor was busy arranging tomatoes, carrots, and cucumbers in baskets at her stall so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a lovely, colorful one that sold all kinds of flowers. We bought a red rose and a yellow rose. On the pavement opposite, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. Everyone wanted to read the news. Buses whizzed past, and there were auto rickshaws full with school children. Nearby, under a tree, a cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box. Next to him, the roadside barber had begun his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. तो क्या होता है कि एक लोग है, वो कहता है, एक बच्चा है, वो कहता है कि मेरा जो कजिन है वो इस शहर में रहता है और जब वो अपने गांव, लेकिन जब वो अपने शहर, मतलब कि एक छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरा कजिन इसी सिटी में रहता है और मैं इस सिटी में ज़्यादा टाइम के लिए रुकने नहीं आया हूँ, मैं कम टाइम के लिए रुकने ही आया हूँ। और ये जो सिटी है वो काफ़ी बड़ी सिटी है और जो मेरा कज़िन है वो मेरे को यहाँ पर लेने आया था। और जब इन लोगों ने जब अपना घर छोड़ा था, मतलब कि जब ये लोग अपने घर से निकले थे बिल्कुल सुबह सुबह, तो इन्होंने क्या देखा कि एक कॉर्नर में एक वेजिटेबल वेंडर वो सब क्या सारी सब्जियां को क्या अरेंज कर रहा है और कैरेट्स, कुकुम्बर्स, इन सबको क्या बास्केट्स में डाल रहा है, ताकि जो भी लोग हैं वो आए और उनको जो चीज़ खरीदनी हो वो खरीद सके और अपने घर जाएं। तो और उसी वेजिटेबल वेंडर के बगल में एक और स्टॉल था जहाँ पर एक आदमी बहुत ही लवली, बहुत ही कलरफुल काइंड के क्या फ्लावर्स बेच रहा था। और उन्होंने एक रेड रोज और एक येलो रोज भी खरीदा। और उसी के अपोजिट साइड एक आदमी क्या न्यूज़पेपर को भी क्या बेच रहा था। और उसमें क्या उसके न्यूज़पेपर जहाँ पर बेच रहा था वहाँ पे कुछ लोगों की क्या भीड़ भी लगी थी, थोड़ी बहुत भीड़ लगी थी। क्योंकि सुबह सुबह सब लोग न्यूज़ पढ़ना चाह रहे थे। वहाँ पे बसेस चल रही थी, सुबह सुबह के बात है, तो बसेस निकल रही थी। वहाँ बसेस अपना हॉर्न काफ़ी, वहाँ पे बसेस हॉर्न बजा रही थी। और जो ऑटो रिक्शाज है वो पूरे सुबह सुबह भर चुके थे। किससे? स्कूल चिल्ड्रन से, क्योंकि ऑटो रिक्शा में सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। और उन्होंने बगल में देखा तो एक ट्री के नीचे एक कॉबलर बैठा था और वो अपना क्या टूल्स सब लगा रहा था ताकि क्या वो अपना काम कर सके। और उसी टिन बॉक्स और उसी किसमें जितने भी उसके टूल्स थे वो किसमें एक छोटे से टिन बॉक्स, एक छोटे से टीन के डिब्बे में रखे हुए थे। और उसके बगल में ही उसके रोड साइड में ही क्या एक बार्बर बैठा था और वो भी क्या बाल काट रहा था, वो भी अपना काम कर रहा था। और उसके पास भी क्या एक कस्टमर पहले से ही बैठा था जो कि क्या चाहता था कि सुबह सुबह जल्दी से क्या शेव हो जाए, शेविंग करवाने आया होगा, तो कह रहा था सुबह सुबह जल्दी से उसकी भी क्या शेविंग हो जाए।
A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers. We decided to take one to the market, which was about 2 kilometers down the road. तो उन्होंने क्या बोला कि फिर वो बोलता है कि उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे क्या एक रोड में क्या हुई कि एक वुमेन आई जो कि एक कार्ट है उसे धक्का दे रही है, उसे पुश कर रही है, जिसमें बहुत बहुत तरह तरह की प्लास्टिक है, बॉटल है, बॉक्सेस है, हेयर पिन्स है, क्लिप्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें रखी हुई हैं और उसे धक्का दे रही है, कोई सामान बेच रही होगी। और उन्होंने फिर एक अनदर पर्सन को देखा, वो क्या कर रहा था, वो एक साइकिल ट्रॉली को उस साइकिल ट्रॉली थी, मतलब कि एक ट्रॉली थी, उसमें साइकिल के टायर लगे थे और उसमें वेजिटेबल्स रखे थे और वो वेजिटेबल्स वो आदमी बेच रहा था सबके घर जा करके। फिर उन्होंने क्या कहा कि वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शा, फिर उन्होंने कहा कि हम उस जगह गए जहाँ पे कई सारे रिक्शास खड़े रहते हैं, जो कि रिक्शा सुबह सुबह एक रो में खड़े रहते क्यों, किसका, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे होते। और फिर उन्होंने एक रिक्शा लेने को डिसाइड करा, मार्केट जाने को, क्योंकि जो मार्केट है वो उनसे तब 2 किलोमीटर डाउन द रोड, 2 किलोमीटर दूर था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइकिल रिक्शा पुलर है, उसकी यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, ये जो ग्रीन बॉक्स है, तो हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चू मांझी अ साइकिल रिक्शा पुलर। I come from a village in Bihar where I work as a mason. My wife and 3 children live in the village. We don't own land. In the village, I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. तो क्या कहते हैं कि जो बच्चू मांझी है वो कह रहा है कि मैं पहले गांव में रहता था, मेरा गांव बिहार में है, जहां पर मैं मैसन का काम करता था। मैसन मतलब कि जो घर बनाते हैं, जिसे हम लोग मिस्त्री भी कहते हैं। तो ये जो बच्चू मांझी है ये अपने गांव में मिस्त्री का काम करता था और इसकी जो वाइफ है और जो इसके 3 बच्चे हैं वो सब वही गांव में साथ ही में रहते थे। लेकिन ये जो बच्चू मांझी है इसके पास इसकी खुद की कोई भी लैंड, यानी इसके पास खुद की इसकी कोई जगह ज़मीन नहीं थी इसके गांव में, और इसको अपने गांव में जो मैसनरी का वर्क है वो रेगुलरली नहीं मिलता था। रेगुलरली मतलब कि ये मिस्त्री घर बनाता था, तो अब ऐसा थोड़ी ना होता था कि हर टाइम घर बनता जा रहा है, हर रोज नए नए घर बन रहे, ऐसा तो होता नहीं था। अब एक बार जैसे अब पता चला ये नया घर बन रहा है, तो ये 2 महीने तक बना, 2 महीने बाद ये घर बन चुका होगा। अब उसके बाद फिर से कोई नया घर बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो अगर जैसे 4 महीने बाद फिर नया घर बनना स्टार्ट हुआ तब उसको काम मिलेगा। बीच में जो 4 महीने उसके पास तो कोई काम होएगा नहीं, तो इसीलिए कह रहा है मेरे को रेगुलरली मतलब कि एकदम ऐसा परमानेंट वर्क नहीं मिलता था, रेगुलरली वर्क नहीं मिलता था, इसलिए ये यहाँ पर चला आया। और जितना भी पैसा भी, जितनी इनकम भी होती थी ये मशीनरी के वर्क से, घर बनाने के काम से, वो इनफ नहीं होता था जिससे वो अपनी फैमिली को इनकी फैमिली के लिए उतना पैसा इनफ भी नहीं होता था, काफ़ी कम ही पैसा उससे अर्न होता था, उसकी इनकम काफ़ी कम थी जब वो काम करता था। आफ्टर आई रीच्ड दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट्स। दिस वॉज मैनी ईयर्स अगो। यानी कि और फिर बोलता है कि जब मैं ये इस सिटी में आया तो मैंने क्या करा कि मैंने एक पुराना सा ओल्ड रिक्शा
खरीद लिया और इसे मैं इंस्टॉलमेंट्स में इसकी पेमेंट करता हूँ। इंस्टॉलमेंट मतलब कि किस्त, यानी कि जैसे कि अब सपोज हम लोगों को मुझे एक फ़ोन खरीदना है जो कि आता है 10,000 का। अब मेरे पास 10,000 रुपये तो है नहीं, तो मैं इसे कैसे इंस्टॉलमेंट में ले लूँगा। जैसे कि मैंने 5,000 रुपये दे दिए और 5,000 रुपये जा कर के उसको जमा कर दिए और फ़ोन ले लिया, और हर महीने मैं उसे हर महीने में उसे 1,000 रुपये दूंगा। 5 महीने तक मैं उसे 1,000 रुपये दूंगा, तो 5 महीने तक 5,000 रुपये उसे और चले जाएंगे। पहले के 5,000 रुपये और अभी 1,000 करके देने में, तो टोटल कितने उसके पास 10,000 हो जाएंगे। फिर मेरी पे और फ़ोन भी हमारा आ जाएगा। तो इसी को इंस्टॉलमेंट्स या किस्त भी कहते हैं। तो ये सब वो किस्त में उसकी पेमेंट करता रहा, और ये करते हुए इसको काफ़ी साल हो गए हैं। I come to the bus stop every morning and take the customer wherever they want to go. I work till 8:30 in the evening. I take rides up to 6 kilometers in the surrounding areas. Each customer gives me rupees 10 to 30 per trip depending on the distance. When I am ill, I can't do this work, so on those days I don't earn anything. फिर कहता है कि मैं रोज सुबह बस स्टॉप जल्दी जल्दी चला जाता हूँ कस्टमर के लिए, और मैं सुबह 8:30 बजे से काम करना शुरू कर देता हूँ। और कहता है कि मैं 6 किलोमीटर दूर तक की जहाँ पर मैं हूँ, जैसे कि मैं पॉइंट ए में खड़ा हूँ, तो पॉइंट ए से 6 किलोमीटर दूरी तक जितनी भी जगह आएंगी वो सब मैं कवर कर लूँगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आती मैं नहीं कवर कर पाता, उसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है। और हर एक कस्टमर, प्रत्येक, यानी कि हर एक कस्टमर मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है, और ये पैसे डिपेंड होते हैं कि कितना डिस्टेंस हुआ। अब जैसे किसी को जाना हो ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो इसके बीच का किराया हुआ 10 रुपये, तो उसको 10 रुपये देगा। अगर अब किसी को जाना हुआ ए पॉइंट से डी पॉइंट, तो इसके बीच में 30 रुपये का किराया हुआ, तो वो उसे 30 रुपये देगा। तो डिस्टेंस के आधार पे उसको कितने रुपए मिलेंगे ये सब डिपेंड करता है। लेकिन जब वो कभी कभी बीमार हो जाता है, तो उन दिनों ये कुछ भी अर्न नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अपने काम पर जा ही नहीं पाता है और ये अकेले रहता है, और इसकी कोई वैसी तो जॉब है नहीं कि इसकी मतलब कि हर महीने इतनी पेमेंट फिक्स है। वो तो इसके ऊपर है कि कितना काम करेगा उतनी पेमेंट हो जाएगी। तो आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन अ रेंटेड रूम। दे वर्क इन अ नियर बाई फैक्ट्री। आई अर्न बिटवीन ₹200 to 300 every day, out of which I spend ₹100 to 150 on food and rent. I rest, I save for my family. I visit my village 2 or 3 times a year to see my family. Though my family survives on the money I send, my wife also earns from agricultural work that she gets once in a while. फिर कहता है कि ये जो बच्चू मांझी है वो सब वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। कहाँ पे? एक रेंटेड रूम में, मतलब कि जिस रूम का रेंट देना हो, किराए के कमरे में बच्चू मांझी और उसके फ्रेंड्स उसी में रहते हैं। और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बगल की एक फैक्ट्री में, पास की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। और ये जो बच्चू मांझी है ये दिन का 200 से 300 रुपए कमाता है हर दिन, और 200 से 300 रुपए हर दिन कमाता है। और इन्हीं रुपए में से 100 से 150 रुपए तक, 100 to 150 रुपीज़ ये खाने पर खर्च हो जाता है, इतना रुपए। और उसके बाद जितना पैसा भी बचता है, जैसे 300 रुपए का खाना खाया, मतलब कि 300 रुपए कमाए तो 100 रुपए का जैसे खाना खा लिया, तो 200 रुपए बचे। ये 200 रुपए तुरंत सेव कर लेता है, 200 रुपये अपनी फैमिली को भेज देता है। और ये जो 200 रुपये फैमिली को भेजता है, तो जो पैसे ये भेजता है इसकी फैमिली उसी में सरवाइव करती है। और
उसी में सरवाइव करती है, और जिसकी वाइफ है वो भी क्या काम करती, कहाँ पे, एक एग्रीकल्चरल फील्ड में। जैसे कि आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने ये जो अभी हम लोग 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्बन लाइवलीहुड्स, अब इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड्स में, कि जो तुलसी है वो क्या एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती थी। तो वैसे ही ये जो बच्चू मांझी की वाइफ है वो भी क्या एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करती है। और क्या, ये जो बच्चू मांझी है वो साल में 2 से 3 बार क्या अपने गांव जाता है, क्यों, अपनी फैमिली को देखने के लिए। तो ये तो हो गई बच्चू मांझी की पूरी स्टोरी। Like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on the street. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. They sometimes sell things or them repair them or provide a service. They work on their own. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops. Their shops are usually temporary structures, sometimes just some boards or papers spread over discarded. There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. तो क्या हुआ कि जैसे बच्चू मांझी है, इसी की तरह बहुत सारे लोग सिटी में क्या स्ट्रीट में ही काम करते हैं। एक सर्वे हुआ था अहमदाबाद में, उसमें पता चला था कि जो 12% वर्कर हैं, उनमें से मतलब कि जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से जो 12% वर्कर्स है वो सब क्या सिटी में, ये क्या स्ट्रीट में काम करने वाले हैं। कुछ लोग क्या कुछ चीज़ों को वहीं पे क्या रिपेयर कर देते हैं, और कुछ लोग क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग अपना खुद का ही वहीं पे काम करते हैं, कुछ लोग वहीं पे एम्प्लॉय होते हैं, स्ट्रीट में ही एम्प्लॉय होते हैं। ऐसे ये लोग बहुत सारे अपना काम को क्या वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। और उनको क्या कुछ चीज़ खरीदनी हो या मतलब कि कोई भी चीज़ बेचनी हो, वो भी वहीं पर स्ट्रीट में आकर के बेच देते हैं। और जो उनकी शॉप्स होती है ना, वो कैसी होती है, टेम्परेरी होती हैं, यानी कि यहाँ लगाई फिर उसके बाद कहीं और लगा दी। अब जैसे आप लोग इसमें देख पा रहे हो, फोटोग्राफ में देख पा रहे हो कि एक कार्ट है, उसमें क्या साइकिल के टायर लगे हुए हैं, 3 टायर। तो ये क्या इसमें क्या एक जगह भी बनी हुई है थोड़ी सी। तो इसमें क्या अगर कोई सामान रख दे, जहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ आप इधर देखिए, अगर यहाँ पे कोई सामान रख दिया जाए और उसके बाद जाकर उसको बेचा जाए एक जगह में, तो वो वहाँ बिकेगा। उसके बाद इसको कहीं और लोकेशन में जाना हो तो ये अपना यही ठेला लेकर के दूसरे लोकेशन में चला जाएगा, वहाँ जा करके बेच देगा। तो ये जो इनकी शॉप्स होती है ना, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती है। और कभी कभी इसमें क्या थोड़े बहुत बोर्ड्स भी लगा दिए जाते हैं। और बताया जाता है कि ऑलमोस्ट कंट्री में 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि अर्बन एरियाज में काम करते हैं। अर्बन एरियाज मतलब कि शहर के एरिया में काम करते हैं। 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं अपनी कंट्री में जो कि अर्बन एरियाज में क्या काम करते हैं। Street vending was still recently looked upon only as a obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. The government is thinking about modifying the law that bans street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. Hawking zones have been suggested for towns and cities. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them.
तो क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग है ये अभी तक क्या एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा दिखता था लोगों को, यानी कि जो स्ट्रीट में आके काम करते हैं, स्ट्रीट में आकर कुछ भी बेचते हैं, लोगों को लगता है ये कुछ कर नहीं रहे, फालतू में ट्रैफिक यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि जो जितने एफर्ट से ये लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी जो जिसमें काम कर रहे हैं उनको क्या कितने मेहनत, मतलब कि जो भी ये काम कर रहे हैं जितना भी ये सब क्या अर्न कर रहे हैं ये सब क्या अपने लाइवलीहुड के लिए ही कर रहे हैं, अपने रहन सहन के लिए ही कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं लगा रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट है अब इसको सोचना चाहिए, जो अपना लॉ है इससे जो उसको मॉडिफाई करना चाहिए। क्यों? उस लॉ को, जिस लॉ ने क्या बैन कर रखा है स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो भी क्या यहाँ पर आकर के उनका भी एक प्लेस ऑफ वर्क हो जिसमें वो काम कर सके। और इनके जो लोग सोचते हैं कि ये सब क्या ट्रैफिकिंग पीपल है, उससे क्या इनको छुट्टी मिले, मतलब कि उनको क्या ये विचारधारा चली जाए कि ये सब क्या एक ट्रैफिक ऑफ पीपल ही हैं। और जो हॉकिंग जोन होते हैं जो टाउन और सिटीज़ में, उन सब में ये सजेस्ट करना चाहिए बिल्कुल। और हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज, और जितने भी ये सब हॉकर्स हैं इनको भी क्या हमारी कम्युनिटीज का क्या पार्ट होना चाहिए, और इनसे भी रिलेट करके क्या डिसीजंस ही बनाने चाहिए। ऐसा हमारे गवर्नमेंट को क्या अपने लॉज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन द मार्केट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 8 अर्बन लाइवलीहुड। तो आप सभी को याद होगा हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में इन द मार्केट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इन द मार्केट स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द मार्केट, when we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. My cousin had an appointment with the dentist. We went there first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in our room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset. She had allowed her teeth to go bad. From dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the 3rd floor where clothes for girl were kept. तो क्या होता है कि जो लोग हैं जो तो इसमें जो बच्चे हैं वो सब क्या वो लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग मार्केट में गए तो वहाँ पर क्या देखा कि मार्केट में जब वो लोग पहुँचे तो जितनी भी शॉप्स थी वो सब क्या खुलने ही जा रही थी, और वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी? क्योंकि तब वो क्या तब वहाँ पर कौन सा सीज़न चल रहा था सॉरी तब वहाँ पर क्या तब वहाँ पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या भीड़ भी काफ़ी लगी थी। और उन्होंने जब देखा वहाँ मार्केट में तो वहाँ रो में, यानी कि एक लाइन में काफ़ी सारी दुकानें लगी, फिर दूसरी लाइन में काफ़ी सारी दुकानें लगी, और उन्हें क्या एक वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें भी बिक रही थी, जैसे स्वीट्स, मिठाइयाँ हो गए, टॉयज़ यानी खिलौने, क्लोथ्स कपड़े, फुटवेयर यानी
फुट के लिए या जूते चप्पल यूटेंसिल मतलब बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारा। और वहीं आखिरी में एक क्या डेंटिस्ट की क्लिनिक भी थी। तो वो जो लड़की उसकी क्या एक कजन थी जो जिसके यहाँ वो आई थी, तो उसी कजन का क्या एक अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के यहाँ। क्यों? क्योंकि उसके दांत में दर्द हो रहा था, इसलिए क्या उसको क्या डेंटिस्ट के यहाँ उसका अपॉइंटमेंट भी था। तो वो लोग सबसे पहले कहाँ गए? पहले उन लोग डेंटिस्ट के पास गए ताकि उनकी जो टर्न है वो चली ना जाए। तो जब डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट ने उनको बुलाया और जो उसकी कजिन थी उससे कह दिया कि तुम अंदर आ जाओ, बाकी ये लोग हैं इनको बाहर ही रहने दो कमरे में। तो डेंटिस्ट के पास वो गई और वो जाकर के बोला, फिर डेंटिस्ट ने बोला कि इस फॉलोइंग डे को फिर आ जाना, तुम्हारे दांतों में क्या कैविटी है उसे फिल करना है। तो जो उनकी कजन थी वो डर गई, कहने लगी अरे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो प्रोसेस होगा कैविटी फिल करने का ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होगा। तो उन्होंने कहा, तो वो क्या थोड़ी सी डर गई। और उसके बाद डेंटल क्लिनिक के बाद वो उन्हें कहाँ ले गई? गारमेंट शोरूम ले गई, जहाँ पे क्या उनके लिए थोड़े बहुत रेडीमेड कपड़े खरीदने थे उनको, वहाँ खरीदे। वहाँ टोटल 3 फ्लोर्स थे, उनमें से 3rd फ्लोर में क्या लड़कियों के कपड़े मिलते थे, तो वहाँ जा करके कपड़े लिए उन्होंने। और इसी के साथ कपड़े लेते ही ये जो हमारा टॉपिक है इन द मार्केट ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स, इससे हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। My father and uncle worked in a small shop during festival times, and on Sundays my mother and I helped them in the shop. I started working there only after I completed my college. हरप्रीत। तो जो हरप्रीत है वो कहता है कि जो मेरे पापा हैं और जो मेरे अंकल हैं वो एक छोटी सी दुकान में क्या काम करते थे। और कब करते थे? ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स, यानी फेस्टिवल के समय पे जो हरप्रीत के पापा हैं और जो उसके अंकल है वो कहाँ पे स्मॉल शॉप में काम करते थे। और उनकी जो मम्मी थी मदर, वो उनको क्या हेल्प करती थी उनके शॉप चलाने में। और जब उसने जब अपना कॉलेज कंप्लीट करा हरप्रीत ने, तो वहाँ पे क्या हरप्रीत ने जैसे ही अपना क्या कॉलेज कंप्लीट करा तो वो भी आकर के क्या अपने फादर अपने अंकल की यही शॉप में क्या मदद कराने लगा। ये कौन कहता है? ये हरप्रीत कहता है। फिर वी ओपन दिस शोरूम सम इयर्स अगो, आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, आवर बिजनेस हैज चेंज्ड। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लॉथ्स rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. कौन? वंदना। तो क्या कहती है कि जो वंदना है वो कहती है कि उन्होंने एक शोरूम खोला था कुछ साल पहले, और जो वंदना है वो क्या एक ड्रेस डिजाइनर भी है, और इसी वजह से क्या उनका जो बिजनेस है वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं अब वो क्या प्रेफर करते हैं? रेडीमेड क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं, जो बने बनाए सिले सिलाए आते हैं। अब कोई भी वैसे कपड़े नहीं खरीदता कि पहले कपड़ा खरीदो उसके बाद उसे क्या स्टिच करवाओ सिलाओ, मतलब की। तो आज का ट्रेंड कैसा है? रेडीमेड गारमेंट्स का ही क्या ट्रेंड चल रहा है। और उन्होंने इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने डिजाइन भी काफी लगाए। तो ये कौन? वंदना कहती हैं। For our showroom, we buy things from different places. We buy most of the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, and Tripur. Some materials also come from Noida and Gurgaon. Towns near Delhi, we get some dress items from foreign countries too. तो फिर क्या कहती हैं कि जो हमारा शोरूम है वो हम लोग अपने शोरूम के लिए जो सामान है वो अलग अलग जगह से खरीदते हैं। जैसे कि कई सारा मटेरियल मुंबई से आता है, कई सारा मटेरियल अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर, और कुछ मटेरियल्स जो नोएडा से भी आता है, गुड़गांव से भी आता है, और जो दिल्ली के कुछ टाउन्स है वहाँ से भी उनका कुछ सामान आता है, मटेरियल आता है। और यही नहीं,
और फॉरेन कंट्रीज से भी इनका क्या सामान आता रहता है. There are several things we need to do to run this showroom properly. We advertise in various newspapers, cinema theaters, television, and radio channels. Currently, this building is rented, but soon we plan to buy it. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. These shops may be small or large, and they sell different things. Most business persons manage their own shops or business. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisor and हेल्पर्स. तो क्या होता है कि ये जो सेवरल थिंग्स हैं जो कि अपने शोरूम के लिए इन लोगों को करना, अपने शोरूम को एकदम प्रॉपरली चलाने के लिए करना पड़ता है. इनको कई जगह एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, जैसे न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल्स में. और ये जो अभी करेंटली जो बिल्डिंग्स बनी है ना, ये भी ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं इसको खरीद ले. और ये जो मार्केट क्या हो गया, अब ये जो इनकी दुकान हो गया, इनका जो शोरूम हो गया, यही क्या एक मेन मार्केट बन गया रेडीमेड कपड़ों के लिए. और इनका मार्केट इतना, और जो इनका ये जो बिजनेस है इतना ग्रो कर गया है कि ये लोग सोच रहे कि एक नई कार ले ली जाए और एक फ्लैट को भी बुक ही कर लिया जाए अपार्टमेंट में, जो पास के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जा करके. तो जैसे वंदना हो गई, हरप्रीत हो गए, इनके पास ये सब क्या खुद की शॉप ओन करते हैं और अलग अलग मार्केट में ओन करते हैं. अब चाहे वो बड़ी शॉप हो या छोटी शॉप हो, होती तो शॉप ही है. और बहुत सारे बिजनेस पर्सन ये क्या जो अपनी शॉप्स हैं उन्हें क्या उसमें एम्प्लॉय भी रख लेते हैं, यानी कि दे आर नॉट एम्प्लॉय बाय एनीवन. यानी कि जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते. उनका मन है कि आज काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आज मन है करेंगे तो करेंगे, आज मन है हाफ डे तो हाफ डे, आज मन है फुल डे तो फुल डे. तो ऐसा ही उनका क्या काम चलता रहता है, वो किसी के अंडर पे नहीं आते. These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. The municipal corporation also decide on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the above market are closed on Wednesday. This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier service and other. और क्या होता है कि ये जो शॉप्स है, जो शोरूम्स है, वंदना का शोरूम है, ये सब क्या परमानेंट शॉप है, ये कभी भी यहाँ से नहीं हटाई जाएंगी. क्यों? क्योंकि इनको क्या लाइसेंस मिल गया है. किस चीज़ का लाइसेंस मिल गया? बिजनेस करने का लाइसेंस मिल गया. लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस देता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में समझ चुके हैं. क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था, 2-3 चैप्टर पहले, कौन सा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसमें क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही था. तो उसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है. तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यही क्या वंदना को क्या लाइसेंस देता है, जो बिजनेसमैन उन्हें क्या लाइसेंस देता है बिजनेस करने के लिए. और जो बिजनेस होते हैं वो क्या वेडनेसडे को बंद होते हैं, तो ये मार्केट भी क्या बंद होती है. और ये जो मार्केट है वो काफ़ी अलग अलग टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंक की सर्विस,
कुरियर सर्विस और बहुत सारी अदर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रलेविश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 8 अर्बन लाइवलीहुड। तो आप सभी को याद होगा पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉन्टेड टू हैव ज़ारी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई dress which I needed for a special occasion. My cousin said that she knew Nirmala, who works in a garment factory. Nirmala's neighbor do zari work and embroidery, so we caught a bus and headed towards the factory area. The bus was really crowded. At every stop, more and more people got on, and hardly anyone seemed to get off. People were pushing others to make more space for themselves. My cousin guided me to a corner so that we would not get squashed. I wondered how people travel like this every day. As the bus entered the factory area, people started getting off. We also got off soon at a crossing. What a relief that was! There were a large number of people sitting in railing or in groups at the crossing. They seemed to be waiting for someone. Some groups had people on scooter standing by and talking with them. My cousins explained that this place was called labor chalk. These were daily wage laborers who work as helper at masons. तो क्या होता है कि ये जो लड़की थी जो हमारे चैप्टर में है, जो कि मेन, उसको एक ज़ारी वर्क चाहिए था। और उसको कहाँ पे ज़ारी वर्क चाहिए था? अपनी ड्रेस में। यानी कि एक वर्क होता है जो कि ड्रेस पे होता है, तो उससे क्या ज़ारी वर्क कहते हैं। तो जो वो लड़की थी उससे क्या एक ज़ारी वर्क चाहिए था अपनी ड्रेस में। और वो ड्रेस में क्यों चाहिए था? क्योंकि एक स्पेशल ओकेशन में जाना था उसे, तो इसलिए उसे क्या एक ज़ारी वर्क चाहिए था। तो उसकी जो कज़न थी उसने कहा, मैं एक निर्मला आंटी को जानती हूँ जो हमारे नेबर्स में रहती हैं और वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं। तुम उनके पास जाओ, वो जा करके क्या ये ज़ारी वर्क तुम्हारा कर देंगी। तो उन्होंने क्या एक बस पकड़ी और बस को पकड़ते वो क्या वो फैक्ट्री के एरिया में जाने लगी, एक क्रॉसिंग के पास। लेकिन वो जो बस थी वो क्या इतनी क्राउडेड मतलब कि इतनी भरी हुई बस थी कि वो लोग बहुत मुश्किल में बैठे हुए थे। और उसमें हर एक लोग चढ़ता ही चला जा रहा था। और उसमें जैसे कि 10 लोग, जैसे समझ लीजिए एक लोग उतर रहा है तो 10 लोग चढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा था। यानी कि बहुत कम लोग उतर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग क्या उसमें चढ़ रहे थे। और तो फिर क्या लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि क्या उनके लिए जगह बन सके, उनको क्या जगह मिल सके उसमें बैठने की, बस में उनके लिए जगह बन सके। तो उनकी जो कज़न थी उन्होंने उनको क्या एडवाइस किया कि इधर कोने में आकर के खड़ी हो जाओ आकर के, नहीं तो हम लोग को भी धक्का मिलेगा। कोने में हम लोग स्क्वायर, यानी कि हम लोग कोने में आकर के धक्का हमें नहीं मिलेगा। तो फिर वही कहती हैं कि देखो कैसे लोग इसमें हर दिन इसमें कैसे ट्रैवल करते होंगे बस में। और फिर जैसे ही क्या फैक्ट्री वाला एरिया स्टार्ट हुआ ना, तो ये जितने सारे लोग थे वो सब धीरे धीरे करके
क्या ऑफ होने लगे। ऑफ मतलब कि उतरने लगे, और उन लोग को भी क्या फैक्ट्री वाले एरिया में उतरना था। क्यों? क्योंकि सारे जितने लोग थे उन सबको कहाँ जाना था? फैक्ट्री में काम करने जाना था। इसलिए वो सब क्या वहाँ फैक्ट्री वाले एरिया में उतरने लगे, और जो उनको उनको भी उतरना था कहाँ पे? एक क्रॉसिंग के पास। तो जैसे ही क्रॉसिंग आती है वो क्या वहाँ पे जा कर के उतर जाती हैं, और जैसे ही वो उतरती हैं तो उनके मुंह से क्या वर्ड निकलता है? वॉट अ रिलीफ। कहते आह कितना आराम हुआ, बस के अंदर तो यार दबे जा रहे थे। तो वो लोग क्या बाहर निकल के कहते वॉट अ रिलीफ, थोड़ा चैन की सांस लेते। उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या रेलिंग पर बैठे हुए हैं। क्यों? और वो सब क्या ग्रुप में रेलिंग पर बैठे हुए हैं, और जैसे लग रहा है जैसे वो किसी का क्या इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग स्कूटर में स्टैंडिंग के खड़े हुए हैं। फिर उनकी जो कज़न है उन्होंने क्या अ, उन्होंने क्या कहा कि उनकी कज़न ने उनको एक्सप्लेन करा, ये लोग किसी का वेट नहीं कर रहे, ये लोग यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं। इसे लेबर चौक कहते हैं। कौन सी चौक? लेबर चौक। लेबर चौक में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर या लेबर जिनके पास काम नहीं होता है वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, और कोई आदमी आया तो जैसे कि एक लेबर चौक है, वहाँ पे कई सारे लेबर बैठे हुए हैं। अब आपको कोई काम है तो अब आपको कहाँ लेबर चौक जाना पड़ेगा। किसी लेबर को चुनिए और उससे अपना करके यहाँ पे आके काम करवा लीजिए। इसलिए वहाँ पे क्या लेबर चौक होती है। तो इसलिए क्या वहाँ पर लेबर चौक थी। तो फिर उनकी कज़न ने बताया क्या एक लेबर चौक है। फिर they dig construction site, lift loads or unload trucks in the market, dig pipelines and telephone cables, and also build roads. There are thousands of such casual workers in the city. फिर उनकी कज़न ने बताया ये सब क्या क्या काम करते हैं। ये सब गड्ढा अड्डा खोदने का काम करते हैं, और क्या ये जो गैस पाइपलाइंस होती हैं इनको भी क्या खोद के लगाया जाता है, तो इनके खोदने का काम करते हैं। ये जो मोबाइल टेलीफोन केबल्स हो गई इनका भी खोदते हैं, इन्हें भी ये लोग खोदते हैं। और जो रोड्स हो गए इनको भी ये लोग क्या बनवाते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन साइट पर भी क्या काम करते हैं, और घर भी बनवाते हैं। जो मैसन्स हो गए मिस्त्री उनको भी क्या ये लोग मदद करते हैं। We entered the factory area to find it full of small workshops. There seemed to be endless rows of them. In one section, we saw people working in a small room on sewing machine where clothes was being stitched. One person operated one sewing machine. Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. We located Nirmala in the stitching unit. She was happy to meet my cousin and promised to get Zari work done on my dress. Nirmala work as a tailor in an export garment unit. The factory where she works makes summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany, and Netherlands. Workers like Nirmala have to work very long hours in monthly from December to April. A normal working day begins at 9 a.m. and finish by 10 p.m. Sometimes even later. She works for 6 days as a 6 days a week. At time when the work needs to be done urgently, she works on Sundays too. Nirmala is paid rupees 280 a day for 8 hours and rupees 100 extra for working late. By June, the work is over and the factory reduces its staff. Nirmala will also ask to leave for about 3 or 4 months in the year. There is no work for her.
तो क्या होता है कि जब उन लोग फैक्ट्री में एंटर हुए तो वहाँ पे क्या उनको बहुत सारे कमरे दिखे, और एक कमरे में क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वर्कशॉप लगी हुई है। फिर दूसरे कमरे में जा कर के देखा कि वहाँ पे क्या बहुत सारे लोग स्टिच मशीन लेकर के क्या सिलाई कर रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या देखा कि फाइनली उन्होंने क्या निर्मला को ढूंढ लिया, और जब वो निर्मला के पास मिले तो निर्मला को देखते ही क्या करे, निर्मला उनकी कज़न को देख करके खुश हो गई, हैप्पी हो गई, और फिर उन्हें प्रॉमिस करा कि वो इनकी जो ड्रेस है उसमें क्या ज़ारा डिज़ाइन कर देंगी। और क्या हुआ कि जो निर्मला है वो कहाँ पे काम करती थी, वो एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। एक गारमेंट कंपनी थी, कपड़ों की कंपनी थी, जो कि फॉरेनर्स के लिए, फॉरेन लोगों के लिए क्या समर के क्लोथ्स बनाती थी, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स। यहाँ पे वो लोग कपड़े बनाते थे, गर्मियों के कपड़े उनके लोगों के लिए। और जो वर्कर्स है निर्मा के जैसे, वो सब लोग क्या बहुत ज़्यादा काम करते थे लॉन्ग आवर्स के लिए, जैसे दिसंबर से अप्रैल तक उनका क्या काम होता था। और जो नॉर्मल डे वर्किंग होता था, जैसे कि 9 बजे से शुरू, सुबह के 9 बजे से शुरू, रात को 10 बजे तक ख़त्म। तो जितना ये 13 घंटे का काम होता था उतने में वो लोग क्या काम करते थे। और उन्हें क्या एक हफ्ते के मतलब कि 7 दिन में से उनको 6 दिन क्या काम करना पड़ता था। और अगर किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता था तो उन्हें क्या वो काम संडे को भी ख़त्म करना पड़ता था। और जो निर्मला उसे 280 रुपीज़ पर डे मिलते हैं, और 8 घंटे के लिए। और 100 रुपये एक्स्ट्रा अगर वो वर्क करती है तो उसे 100 रुपये उसके लिए मिलते हैं। और जून में कोई वर्क नहीं होता तो फैक्ट्री का अपना स्टाफ जो उसे कम करने लगती है। तो फिर निर्मला को भी बोला जाता है कि अब तुम छोड़ो, क्योंकि काम ही नहीं है। तो इसलिए क्या इस बीच उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल basis. Therefore, they are required to come as and when the employer needs them. They are employed when the employer gets large order or during certain seasons. At other time of the year, they have to find some other works. Jobs like Nirmala's are not permanent. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. There is no job security or protection in if there is ill treatment. They are also expected to work very long hours. For example, in the cloth mill units, the workers work on day and night shifts, with each shift lasting 12 hours. One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 2 hours. तो क्या कह रहे हैं कि ये जो निर्मला जैसे और भी लोग हैं, जो बहुत सारे वर्कर्स है और एम्प्लॉय है निर्मला जैसे, वो क्या कैजुअल बेसिस पर ही काम करते हैं। जैसे कि उन्हें एक सीजन के लिए कपड़े, मतलब कि उन्हें क्या अप्रैल से दिसंबर तक काम करना है, उसके बाद क्या उनको हटा दिया जाएगा। और उनके क्या जॉब भी परमानेंट नहीं है कि हमेशा उनकी जॉब परमानेंट हो जाए, नहीं, उनकी जॉब क्या है कि अभी हटा दिया जाए। अगर कहीं वो बीमार हो गई या लीव की पूछी गई तो उनको हटा ही दिया जाए, कहीं हटा ही दो उनकी, क्योंकि कोई भी जॉब की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर वो कहीं बीमार हो गई, ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलता, और ज़्यादा टाइम लग गया तो नौकरी भी चली जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक क्लॉथ मिल है, वहाँ पे क्या वर्कर रात दिन काम करते हैं, जैसे 12 घंटे आज उस सेम मशीन में करा, अगले दिन आकर के फिर 12 घंटा उसी सेम मशीन पर क्या उन्हें काम करना पड़ता है। काफ़ी बोर हो जाता है और काफ़ी मेहनत का क्या उसमें काम होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन द ऑफिस एरिया। तो चलिए इसे भी हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इन द ऑफिस एरिया, माई aunt Sudha works as a marketing manager. She had asked us to reach her office
before 5:30 p.m. We thought we had get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. Her office was in an area surrounded by tall buildings. There were hundreds of people coming out. Some headed for the car park while others went towards the row of buses. My aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuits. The factory where the biscuits are made in outside the city. She supervises the work of 50 salespersons who travel to different parts of the city. They get orders from shopkeepers and collect payment from them. She has divided the city into 6 regions, and once a week she meets the salesperson on which region. She checks their progress report and discuss problem they has to plan the sales in the entire city, and often has to work late and travel to different places. तो क्या कहती है कि जो उनकी आंट थी सुधा, वो क्या एक मार्केटिंग मैनेजर में काम करती थी, और उन्होंने कहा था कि तुम मेरे ऑफिस 5:30 बजे से पहले आ जाना। और वो लोग क्या लेट हो रहे थे, तो उन लोगों ने क्या एक ऑटो रिक्शा करा ताकि वो वहाँ पे टाइम से मैनेज कर सके, वहाँ पे टाइम पर पहुँच जाना। और जब वो अपने उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि उनका जो ऑफिस था वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, और 100 ऑफ पीपल वहाँ से बाहर निकल रहे। कुछ लोग कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बस की रो की तरफ जा रहे हैं। और जो उनकी आंट थी, उनकी जो आंटी थी, वो कहाँ पे मार्केटिंग एंड मैनेजर में वो एक मार्केटिंग मैनेजर, वो उस कंपनी में क्या मैनेजर की काम करती थी। किसके? वो बिस्किट फैक्ट्री थी, और उसमें क्या वो बाहर सिटी में थी, और वो क्या 50 सेल्स पर्सन का क्या सुपरवाइज भी करती थी। और जो जितने भी ये सारे ऑर्डर आते थे, बड़ी बड़ी जितने भी शॉप्स हो गए, इनसे ऑर्डर आते थे, कॉम्प्लेक्स हो गए, इनसे क्या ऑर्डर जो आते थे, इनकी वो क्या पेमेंट शॉपकीपर से जो पेमेंट है वो कलेक्ट करती थी। और वो क्या उन्हें डिवाइड कर देती थी सिटी को एकदम 6 रीजन में, और वंस अ वीक मीट सेल्स पर्सन फॉर ऑफ ईच रीजन। यानी कि जो जितने भी शॉपकीपर्स या जो जितने भी सेल्स पर्सन है, उन्हें क्या सिटी को 6 रीजन में डिवाइड कर देती थी, और हर एक रीजन में क्या एक सेल्स पर्सन लगा देती थी, और उनसे क्या हर एक रीजन के बारे में बातचीत करती थी। उनका क्या रिपोर्ट है, प्रोग्रेस उन्हें चेक करती थी, उनको डिस्कस करती थी कि जितनी प्रॉब्लम वो सब क्या फेस कर रहे हैं। और उन्हें क्या बोलती थी कि वर्क लेट करो, ऐसे मतलब कि काम ज़्यादा करो, ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। वो डिफरेंट प्लेसेस में जाकर के क्या ट्रैवल करके भी ये सारा काम करती थी। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड is a permanent worker with the company. She can expect her job to continue for a long period of time. Being a permanent worker, she also gets other benefits such as the following: saving for old age. A part of her salary is kept in a fund with the government. She will earn interest on these savings. When she retires from this job, she will get this money and she can then live on that. Holidays. She gets off on Sundays and national holidays. She also gets some days as annual leave. Medical facilities for her family. Her company pays the medical expenses up to a certain amount of her and her family members. She gets medical leave if she falls ill, and her salary is not cut if she takes this leave. There are many workers in the city who work in offices, factories, and government departments, where they are employed as regular and permanent workers. They attend the same office or factory regularly. Their work is
clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much workers. At the end of the day, we got into my aunt's cars exhausted, but it had been so much fun, and I thought how interesting that so many people do so many different things in the city. They have probably never met each other, but it is their work that ties them together and helps to make up city life. तो क्या कहती हैं कि जो 50 सेल्समैन का तो ये करती हैं, और जो इनकी सैलरी है इनकी आंट की, वो क्या रेगुलर हर महीने वो क्या परमानेंट वर्कर है, तो उनकी हर महीने क्या सैलरी आ जाती 1 तारीख को। और जो उनका पीरियड ऑफ टाइम है उसके साथ जितनी भी बेनिफिट्स मिलते हैं परमानेंट वर्कर को वो सब भी मिलता है। कैसे? सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी कि जो पैसा होता है उसे क्या ओल्ड एज के लिए भी क्या संभाल करके क्या रखना होता है। तो क्या उनको क्या मतलब कि जितना भी जैसे उनकी सैलरी है 30,000 मिल रहा है, उसमें से थोड़ा सा पैसा क्या पीएफ जो फंड्स होते हैं उसमें भी जा रहा है, ताकि क्या बुढ़ापे में उनको क्या जब वो बुढ़ी हो जाए, जब रिटायर हो तो उनको वो सारा पैसा दे दिया जाए, ताकि वो क्या वो जो ओल्ड एज है उसमें भी वो क्या सेव कर सके। फिर क्या है एक और बेनिफिट, हॉलीडेज, उनको क्या हॉलीडेज भी मिल जाते हैं। कैसे? जैसे संडे हो गया उस दिन क्या ऑफ रहता है, और जो नेशनल हॉलीडेज भी होती हैं उनमें भी क्या उनको ऑफ मिलता है, और जो एनुअल लीव है उनमें भी उनको क्या ऑफ मिल जाता है। और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी वो भी उनको मिलती है। जैसे उनको कोई बीमारी होगी तो क्या कंपनी वाले सब ठीक करा के देंगे, उनके परिवार में किसी को बीमारी होगी तो क्या परिवार जो भी वो उनके जो भी फैक्ट्री वाले कंपनी वाले हैं वो ये सब क्या इनकी लीव भी मतलब कि जो इनकी तबीयत है उसे उनका ट्रीटमेंट पूरा करा के देंगे, और जो उसमें जितना भी लीव लगेगा उसमें भी कोई पैसा ऐसा नहीं कट होगा। और ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, परमानेंट वर्कर्स होते हैं। इनको भी क्या ऐसी सारी जो बेनिफिट्स है वो मिलते रहते हैं। और ये सब ऑफिस फैक्ट्री रेगुलरली अटेंड करते हैं। तो और जो इनका वर्क है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड रहता है, और कोई भी कैजुअल वर्कर्स आस्क्ड टू लीव फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, यानी कि अगर कोई भी फैक्ट्री में काम करता है और अगर उसके पास ज़्यादा काम नहीं है तो फालतू में क्या लीव नहीं भी लेता है। तो क्या इसी के साथ जो इनका डे था वो भी ख़त्म हो रहा था, और ये सब क्या अपनी आंट के कार ही में क्या अपने घर आए। काफ़ी इन लोगों ने मज़ा करा, ये दिन इनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इन्होंने सुबह जब उठी तो इन्होंने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ इनको दिखाई पड़ा, मतलब कि दिखाई क्या मतलब कि काफ़ी कुछ इन लोगों ने जाना इंटरेस्टिंग सिटी के बारे में और सिटी की लाइफ के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।